हेलो स्टूडेंट्स, हम एक वीडियो सीरीज़ के माध्यम से 10th क्लास की साइंस को कवर करेंगे और इसमें हम सारे पॉइंट्स जितने भी हैं उन्हें बहुत डीपली अध्ययन करेंगे और अपने दैनिक जीवन में भी इनके क्या उपयोग हैं उनके बारे में भी समझेंगे। तो भौतिक विज्ञान का पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन, रिफ्लेक्शन, ये क्या होता है कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिश्ड सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं, रिफ्लेक्शन के दो नियम हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित किरण मतलब इंसिडेंट रे, परावर्तित किरण मतलब रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर इन सेम प्लेन, तीनों एक ही तल पर होंगे। दूसरा है कि आपतन कोण, इंसिडेंट एंगल एंड परावर्तन कोण, रिफ्लेक्शन एंगल आर सेम। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों कैसे होंगे? बराबर होंगे। ये है अभिलंब। अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाती है इसे आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण कोण बनाती है इसे परावर्तन कोण कहते हैं। तो ये हो गया आपका परावर्तन। परावर्तन किसे कहते हैं? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। इस घटना को हम परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होंगे। आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों बराबर। अब हम देखते हैं परावर्तक पृष्ठ के बारे में, मतलब ऐसी सरफेस जहाँ से परावर्तन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो दो तरीके के गोली दर्पण हैं। गोली दर्पण का मतलब क्या है कि गोले से बनाया हुआ दर्पण। जैसे हम कोई गोला लें, गोला स्फीयर और सर्किल में अंतर है। जैसे स्फीयर है कोई गेंद है और सर्किल है वो साइकिल की रिम है, वो सर्किल है, या चूड़ी है वो सर्किल है। तो गोला लें यानी कि एक हम स्फीयर लेते हैं कांच का, उसको हम उसका थोड़ा सा हिस्सा काटते हैं तो हमें इस तरीके की सरफेस प्राप्त होगी। ठीक है, अब इसकी एक तरफ हम पॉलिश कर देते हैं। एक तो उभरा हुआ तल है और ये है दबा हुआ तल। यदि हम उभरे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं और परावर्तन दबे हुए सिरे से होता है तो ये दर्पण हो जाएगा अवतल दर्पण। यदि हम दबे हुए सिरे पर पॉलिश कर देते हैं और परावर्तन इधर उभरे हुए सिरे से होता है तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, तो दर्पण दो प्रकार के हैं। गोलीय दर्पण, गोली दर्पण मतलब गोले से बना हुआ दर्पण है, वो गोली दर्पण है। ये दो प्रकार के हैं, एक तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरे हुए सिरे से होता है, इसका जो दबा हुआ सिरा है उससे पॉलिश होगी, इस तरीके से पॉलिश कर दी जाएगी दबे हुए सिरे पर, और परावर्तन होगा वो किस सिरे से होगा? उभरे हुए सिरे से। तो ये कहलाएगा उत्तल दर्पण। और जिसमें परावर्तन दबे हुए सिरे से होता है उसको कहते हैं हम अवतल दर्पण। इसमें दबे हुए सिरे से परावर्तन हो रहा है और इधर पॉलिश कर दी जाएगी उभरे हुए सिरे की तरफ। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि जो उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में परावर्तन उभरे हुए सिरे से हो रहा है, तो इसकी कवरेज देखिए आप, अधिक है। इसकी जो कवर एरिया है वो कैसा है? बहुत अधिक है। और ये है अवतल दर्पण, इसका एरिया कैसा है? कम है। तो ये क्या कर रहा है? प्रकाश किरणों को फैला रहा है। क्या कर रहा है? फैला रहा है। और ये क्या कर रहा है कि जैसे कोई प्रकाशीय किरण ऐसी आती है मुख्य अक्ष के समांतर तो इस तरीके से फैल जाती है, ऐसी आई तो इस तरीके से चली गई,
ये प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है, फैला रहा है उत्तल दर्पण, इसलिए इसको कहते हैं अपसारी दर्पण, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को अपसरित कर रहा है, फैला रहा है, एरिया भी अधिक कवर करेगा। अब आती बात अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो इस तरीके से फोकस से जाती है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा फोकस क्या है, अभी बताएंगे एक एक करके। तो ये प्रकाश किरणों को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, इसलिए इसे कहेंगे अभिसारी दर्पण। क्या कहेंगे, अभिसारी दर्पण। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। तो सबसे पहले है प्रतिबिंबों का बनना बाद में पढ़ेंगे, पहले ये देखेंगे कि दर्पण में क्या फोकस दूरी है, क्या वक्रता त्रिज्या है, क्या फोकस है, क्या मुख्य अक्ष है, ये सारी चीज़ें देखेंगे, जो कि जब भी आप प्रतिबिंब बनाओगे तो बार बार ये शब्द प्रयोग में आएंगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जब हम भली बात परिचित हो जाएंगे तब हम प्रतिबिंबों का बनना सीख पाएंगे। जैसे ये तुम्हारा गोला है, स्फीयर है, और ये दर्पण है। हमने बनाया एक गोली दर्पण, उभरे हुए सिरे पर पॉलिश है, तो आप अब बता सकते हैं कि ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। उभरे हुए सिरे पर पॉलिश है तो उसमें परावर्तन किस सिरे से होगा, दबे हुए सिरे से होगा, यहाँ से। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस दर्पण के बारे में, वक्रता त्रिज्या के बारे में। वक्रता त्रिज्या, वक्र माने कर्व, जैसे इसका में हमने ये कर्व वक्र काट के निकाल लिया, यहाँ रख लिया, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी, ये कोई गोले का ये कर्व का ही भाग है। ऐसे करके हम अगर इस तरीके से करें तो एक गोला बन जाएगा। ये वक्र है और ये गोला है, अगर गोला है तो इसकी कोई ना कोई त्रिज्या भी होगी। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा क्या हो जाएगी, डेफिनेशन इसे हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है, उसे क्या कहेंगे, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, जैसे कोई गोला है, उसमें से काट के हमने दर्पण निकाला है, तो जो उस गोले की त्रिज्या होगी वही उस दर्पण की त्रिज्या होगी जिस दर्पण को हमने गोले से काट के निकाला है। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि वक्रता त्रिज्या क्या है। उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है, उसे दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो लिख लेंगे, उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी वक्रता त्रिज्या।
जो गोले की त्रिज्या होगी वही दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। इस रेखा को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है। अगली चीज है फोकस। फोकस किसे कहते हैं? फोकस सिंपल वे में पढ़ेंगे। फोकस का मतलब क्या होता है कि जहां सभी चीजें आके जहां पे सबकी नजर जाती वही फोकस है। जैसे अभी कैमरे का फोकस बोर्ड पर है, इसी तरीके से फोकस क्या होता है दर्पण के परिप्रेक्ष्य में जब हम समझेंगे तो ये इस रेखा को क्या कह रहे हैं हम? मुख्य अक्ष। क्या कह रहे हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर पैरेलल जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन यानी कि इसे टकरा के परावर्तित होगी। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर अगर कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो वो टकराने के बाद यानी परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाएगी उस बिंदु को हम दर्पण का फोकस कहेंगे। ठीक है। तो ये हो गया आपका फोकस। फोकस लिख लेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है। फोकस क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु से होकर जाती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं। होता क्या है कि ये फोकस जो है, फोकस वाला जो पॉइंट है, ये वक्रता त्रिज्या का आधा होता है। अगर वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी उसकी होगी, फोकस का पॉइंट है वो दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। ठीक, ये तो हो गया फोकस। अब अगली चीज़ लिखते हैं हम, ये आप इसको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं। अगला पॉइंट हम लिखते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी, तो ये दर्पण है, दर्पण से फोकस तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। कोई दर्पण है, वहाँ से फोकस तक की जितनी दूरी है उसको क्या कहेंगे हम? फोकस दूरी कहेंगे। जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी। तो मान लिया ये वक्रता त्रिज्या है, ये अगर r है तो फोकस दूरी कितनी होगी? r बराबर 2f या f बराबर r/2। बोर्ड में इस पे कभी कभी 1 नंबर का प्रश्न भी आ जाता है या ये फॉर्मूला ही आ जाता है
कि F बराबर R/2 फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी है। प्रश्न आ जाएगा कि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी बताइए। तो आप क्या करेंगे, सिंपल इस फॉर्मूले में रख देंगे, वक्रता त्रिज्या F बराबर R/2 यानी कि 10/2 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी आ जाएगी। ऐसा ही सरल सा एक क्वेश्चन आएगा, पिछली बार भी आया था बोर्ड में, तो ये आप समझ लेंगे कि फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है या वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, मुख्य अक्ष, इन सारी चीज़ों से आप परिचित हो गए। दर्पण के इस बिंदु को या दर्पण के इस बिंदु को क्या कहते हैं, हम ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्रुव। कभी कभी ये टर्म यूज होगा कि ध्रुव से फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, या दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होके जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ गए। अब आप पढ़ेंगे इसके बाद कि जो परावर्तन से जो प्रतिबिंब बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। तो उसमें हमें 3 किरणें हैं, उनको हमें याद रखना है, तो उसको हम देखते हैं। प्रतिबिंबों का बनना। 2 गोली दर्पण लिए हमने, एक तो लिया आपका अवतल दर्पण। अगर परावर्तन में बार बार रिपीट करता रहूँगा ताकि आपको बहुत अच्छे से ये तैयार हो जाए। यदि परावर्तन दबे हुए सिरे से होगा तो वो कहलाएगा अवतल दर्पण, यानी कि उभरे हुए सिरे पर पॉलिश चढ़ी होगी तो परावर्तन दबे हुए सिरे से होगा। ये बिंदु है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, उस गोले की त्रिज्या जिसका कि दर्पण एक भाग है। जैसे इसको बनाएंगे तो ये गोला ड्रॉ हो जाएगा, उसकी जो त्रिज्या होगी वो इसकी वक्रता त्रिज्या होगी। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। ठीक है, तो पहली चीज़ ये है कि यदि किसी दर्पण के समांतर कोई प्रकाश की किरण आएगी तो वो परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। इस तरीके से अगर आ रही है तो वो परावर्तन के पश्चात टकराने के बाद फोकस से जाएगी। ठीक है, ये है तुम्हारा अवतल दर्पण और ये है उत्तल। ये हो गया तुम्हारा अवतल और ये हो गया उत्तल। इसमें इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी C, ये फोकस होगा। प्रकाश की किरण इस तरीके से आएगी, टकराएगी और ऐसी वापस जाएगी। अब आप पूछोगे सर ये क्या हो रहा है, तो ये काल्पनिक रूप से देखा जाएगा कि अगर आती तो ये इस तरीके से आती, ये ऐसी आएगी, ऐसी चली जाएगी। देखेंगे अगर हम इधर आती तो इस तरीके से आती। तो इसमें जो किरण आरेख बनेगा वो काल्पनिक बनेगा, यानी कि कल्पना करेंगे कि हम ये यहाँ पे फोकस होगा तो इस तरीके यहाँ से ये डाइवर्ट होगी, और इसमें जो किरण आरेख है वो वास्तविक बनेगा कि वास्तव में आपको किरणें काटती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, तो पहली आपने समझी कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। तो इस पॉइंट को लिख लेंगे, जब कोई प्रकाश की किरण
मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से वापस आती है। पहला क्या नियम है कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से आएगी। कभी कभी परीक्षा में यही पूछ लिया जाता है 1 नंबर में बहुविकल्पी में कि जब यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो वो परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से होके जाएगी, तो आप उत्तर में विकल्प में लिखा हुआ होगा कि फोकस से जाएगी, तो आप उसी को टिक कर देंगे। दूसरा क्या आता है, मिटा दूं उसको। दूसरा आता है, जैसे फिर से बनाएंगे हम, ये है अवतल दर्पण, ये है मुख्य अक्ष, ये है वक्रता केंद्र, ये है फोकस। दूसरा पॉइंट है कि यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से जा रही है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मतलब उल्टा है, फोकस से जा रही है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये तो हो गया तुम्हारा अवतल। और उत्तल में किस तरीके से होगा, ये है मुख्य अक्ष, ये है वक्रता केंद्र, ये है फोकस। अगर ऐसी आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वो कैसी हो जाएगी, परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये अवतल में घटना होगी, ये किस में होगी, उत्तल। वही फोकस से रही है, समांतर जा रही है, लेकिन इसमें क्या है कि फैल रही है। पहले ही मैंने बताया था कि ये अपसारी है, यानी कि प्रकाश किरणों क्या कर रहा है, फैला रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये इकट्ठा कर रहा है। ठीक है ना। तो दूसरा क्या हो गया, दूसरा जब कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है। यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से जाएगी तो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी, फोकस से जाएगी परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी। दूसरा नियम क्लियर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीसरी किरण को गुजारेंगे, उसके बाद हम लोग प्रतिबिंब कैसे बनते हैं इस चीज़ पर फोकस करेंगे, उसमें इन्हीं किरणों का प्रयोग होगा। तीसरा है, ये है हमारा फिर से अवतल दर्पण। अगर पॉलिश हम उभरे हुए सिरे पे कर रहे हैं तो अवतल दर्पण। ये रेखा मुख्य अक्ष, ये बिंदु फोकस जो कि इसका आधी दूरी पर होगा। तीसरा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है
तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस भी आती है भाई। ये है तीसरा, जो कि पिछली बार 2024 में बोर्ड में आया था। यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात किस बिंदु से जाएगी, तो उसी बिंदु से वापस लौट जाएगी। यदि वक्रता केंद्र से आती है तो जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से वापस हो जाती है। तो ये तीसरा है, लिख लो। ये है तीसरा जो रूल था वो मैंने बताया था कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। ये बोर्ड में भी आया था पहले। तो देखते हैं इसको। जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। इन तीनों किरणों के माध्यम से हम नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके से प्रतिबिंब बनते हैं इस चीज़ को सीखेंगे, और एक एक प्रतिबिंब आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा और आप उसका आरेख भी बना सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा से प्ले करके देख लें। ठीक, थैंक यू बच्चों।